हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमने सबसे पहले एक मेटालिक वायर को लिया। ये हमने किसी भी मेटल की बनी हुई वायर ली, उसके ऊपर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मीनिंग क्या है कि उस वायर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ओहम्स लॉ क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो ये नाम है ओहम्स, ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसका कंप्लीट नाम है जॉर्ज साइमन ओहम। ये एक जर्मनी का साइंटिस्ट था। इसने क्या बताया था कि जो वायर के अंदर करंट फ्लो करेगा, जो वायर के अंदर करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड वोल्टेज के या अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। मींस अगर हम यहाँ पे ये हाई वोल्टेज की बैटरी लेंगे तो करंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ये किसने दिया था, ओहम्स ने दिया था कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे, जितनी हाई वोल्टेज की हम बैटरी देंगे उतना ही करंट फ्लो करेगा। जैसे ही हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाया, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हमने नाम दिया है R। यहाँ पे R क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और R को हमने क्या नाम दिया है, रेजिस्टेंस। R फॉर रेजिस्टेंस। यही ओहम्स लॉ है। मीन्स ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक है लेंथ, कि इस वायर की लेंथ हमने कितनी ली है। दूसरा है एरिया, कि इस वायर का एरिया कितना है। थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल मीन्स जो ये वायर है वो किस मटेरियल की बनी हुई है। और एक फैक्टर और आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो इन फैक्टर्स के ऊपर ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मीन्स रेजिस्टेंस है, ये डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं ओहम्स लॉ का डिडक्शन मीन्स प्रूफ देखते हैं। ओहम्स लॉ को हमें डिराइव करना है। जो हमने एक मेटालिक वायर लिया था जिसके ऊपर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था, तो जैसे ही हमने वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया वहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लेंगे कि करंट की वैल्यू कितनी होगी, I इज इक्वल टू ANEVD। यहाँ पे A क्या है, एरिया ऑफ द वायर, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये उस वायर के अंदर फ्लो होने वाले करंट का एक्सप्रेशन है। अब हम देखते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ी थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, E टाउ बाय M। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, V बाई L, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई लेंथ ऑफ वायर। ये दोनों फॉर्मूले हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिए। तो हम E की वैल्यू को ड्रिफ्ट वेलोसिटी में सबसे पहले पुट करेंगे। VD इज इक्वल टू E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब कैपिटल E की जगह हम पुट करेंगे V बाई L, और आगे क्या है टाउ, और एक है यहाँ पे M। अब यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को हम करंट के अंदर पुट करेंगे। तो करंट आएगा ANE, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह हमने पुट किया EV टाउ बाय ML। अब हम इसको शॉर्ट करके लिखेंगे मीन्स रीअरेंज करेंगे, ANE स्क्वायर टाउ बाय ML और मल्टीप्लाई बाई V यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स बैटरी की वोल्टेज है। अब हम करंट इज इक्वल टू लिखेंगे, इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। क्यों किया है, क्योंकि हमें ओहम्स लॉ डिराइव करना है। अब हमारे पास जो जो चीज़ें हैं वहाँ से हमें इस रिलेशन पर पहुँचना है। इसमें क्या है, करंट है, वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास करंट आ गया, वोल्टेज आ गया, अब बच गया क्या, रेजिस्टेंस। तो जो ये टर्म्स आई है इनको हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट, क्योंकि ये सारे की सारी टर्म्स किसके लिए है, वायर के लिए है। वायर का एरिया, वायर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वायर्स की लेंथ, उसका मास। तो हम इसको मान लेते हैं रेजिस्टेंस। और ये आ गया, सॉरी यहाँ पे हम R नहीं मानेंगे क्योंकि हमें चाहिए V इज इक्वल टू IR। तो इस टर्म को सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे मीन्स करंट की साइड में लेके जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी, ML डिवाइड बाई ANE स्क्वायर टाउ इज इक्वल टू
V। अब हमें ये चाहिए V इज इक्वल टू आई आर, और इस टर्म को हम मानेंगे रेजिस्टेंस। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन गया, V इज इक्वल टू आई आर, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पे लिखना है वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड इट्स वैल्यू इज ml डिवाइड बाई ANE² टाउ। टाउ क्या है यहाँ पे, रिलैक्सेशन टाइम। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ओहम्स लॉ और उसका वेरिफिकेशन। अब हम देखते हैं कि ओहम्स लॉ की लिमिटेशन क्या क्या है। क्या हम ओहम्स लॉ को कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, या यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है जिसके थ्रू ही हमें ओहम्स लॉ को अप्लाई करना पड़ता है। तो ओहम्स लॉ की सबसे फर्स्ट लिमिटेशन है कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल सर्किट। यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है कि वो सर्किट जिसके अंदर या तो डायोड लगा हो या फिर कोई भी ट्रांजिस्टर लगा हो। तो डायोड्स और ट्रांजिस्टर जहाँ पर भी लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है इस तरह से, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है और ये डायोड का होता है। तो ये जहाँ पर भी जिन भी सर्किट के अंदर ये वाले एलिमेंट्स लगे होते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल सर्किट, और इन एलिमेंट का हम नाम देते हैं कि नॉन लीनियर एलिमेंट। नॉन लीनियर एलिमेंट। अब इनको हमने नॉन लीनियर एलिमेंट क्यों बोला है, इनके अंदर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं होता है। मीन जितनी ज़्यादा हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे करंट उसके प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं होता है। तो इनको बोलते हैं नॉन लीनियर, मीन्स लीनियरली इंक्रीज नहीं करता है। और यूनिलेटरल, यूनि मीन्स ये क्या करते हैं, ये जो डिवाइसेस है वो एक ही डायरेक्शन में करंट के फ्लो को सपोर्ट करते हैं, दूसरी डायरेक्शन में करंट बिल्कुल ही माइनर अमाउंट में होता है। तो ये जो जैसे ये सर्किट एलिमेंट्स है, तो इन केसेस के अंदर जहाँ पर भी जिन भी सर्किट्स के अंदर ये एलिमेंट्स लगे होते हैं वहाँ पर हम ओहम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसके अंदर हमने एक टर्म पढ़ी कि V इज इक्वल टू आई आर। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है और वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, रुकावट इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में जो रुकावट होती है उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। मीन्स जैसे ये कोई भी पर्सन है और इसको अपने घर पहुंचना है, बट इसको घर पहुंचने से पहले इस पहाड़ को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये जो पहाड़ है ये क्या है, इस पर्सन के रास्ते में एक ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है। इसको हम क्या बोलते हैं साइंस की टर्म में, फिजिक्स के अंदर इस रुकावट को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, V बाई I। तो रेजिस्टेंस की दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर टू द करंट। यह क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर होगा, जो वायर हमने ली थी और उसके ऊपर जो बैटरी हमने कनेक्ट की है उसके साथ वही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रही है, इसलिए हमने बोला इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of conductor to the current flowing V by I। ये हो गया रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। अब यहाँ से इसकी यूनिट क्या होगी, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। एक यूनिट तो सिंपली हो गई, जो वोल्टेज है उसको हम किस में मेजर करेंगे, वोल्ट में मेजर करेंगे कि जो बैटरी है वो 5 वोल्ट की है, 15 वोल्ट की है या 150 वोल्ट की है। तो मीन्स ये जो बैटरी की पोटेंशियल होगा उसको हम मेजर करते हैं वोल्ट के अंदर, और करंट किस में होगा, एम्पियर के अंदर। तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या बन गई, वोल्ट पर एम्पियर। बट रेजिस्टेंस की एक पर्टिकुलर यूनिट भी होती है जिसको हम बोलते हैं ओहम। ओहम जिसका सिंबल होता है इस तरह से, ओहम। तो ये हो गई रेजिस्टेंस की यूनिट। 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो यहाँ से अगर 1 ओहम को डिफाइन करना आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, 1 ओहम की डेफिनेशन होगी, फॉर्मूले के अंदर हमने क्या पुट किया, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ से R इज इक्वल टू V बाई
आई। 1 ओम का मतलब क्या है, जब हमने 1 वोल्ट की बैटरी लगाई तो उसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो 1 ओम को डिफाइन करेंगे, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर थ्रू विच, ये कंडक्टर का वो रेजिस्टेंस है जिसके अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। कब फ्लो हो रहा है, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अप्लाई किया। मीन्स किसी भी कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा जब हम उसके ऊपर 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, 1 वोल्ट की बैटरी उसके साथ कनेक्ट करेंगे, तो उसके अंदर जो वायर करंट फ्लो के पाथ में करंट को फ्लो करने में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा उसको हम बोलेंगे 1 ओम। इस तरह से किसी भी डेफिनेशन को क्रैम करने की बजाय सिर्फ हमें क्या होता है, उस फॉर्मूले को समझना होता है। उस फॉर्मूले के थ्रू ही हम उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे इसका डायमेंशन चाहिए कि रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला है ml² t-3a-2। अब ये निकला कैसे, हमारे पास फॉर्मूला +1 में हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीख लिया, तो ये खुद निकाल के देखना है। अब हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो किस तरह से लेंथ एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उससे पहले हम देखते हैं कि इस रेजिस्टेंस का कोज क्या होता है, कि वायर के अंदर ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से करंट के पाथ में रुकावट होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ये वायर है वो एक कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है, चाहे वो कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो या सिल्वर हो। तो जब ये कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होगी तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अब जैसे ही हमने इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो यहाँ पर इसका एक एंड पॉजिटिव होगा और दूसरा एंड नेगेटिव होगा। अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव आया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ड्रिफ्ट करेंगे, टुवर्ड दी पॉजिटिव एंड, पॉजिटिव एंड की तरफ ये ड्रिफ्ट करेंगे, मूव करेंगे। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे तो इनको रास्ते में क्या मिलेंगे, दो चीजें होंगी, एक तो बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरा पॉजिटिव आयंस होंगे, पॉजिटिव आयंस होंगे। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसके रास्ते में जो ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस है उनके साथ इन इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होगा। ये इलेक्ट्रॉन गया इस इलेक्ट्रॉन से टकरा, फिर इसकी स्पीड कम हो गई, फिर मे भी इसका पाथ भी चेंज हो जाए, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, फिर तीसरे से, इस तरह से कोलिजन करता हुआ आगे बढ़ता है। तो इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में जो रुकावट है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर या दूसरे इलेक्ट्रॉन्स है, वही इसके रेजिस्टेंस का कोज है। तो ये था रेजिस्टेंस का कोज। अब हम देखते हैं कि जो ये रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर डिपेंड कैसे करता है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा पहला फैक्टर है लेंथ। तो एक तो वायर हमने ले ली ये वाली जो सिर्फ 1 मीटर की है, एक हम दूसरी वायर लेते हैं जिसकी लेंथ कितनी होगी, 2 मीटर की होगी। मान लेते हैं ये दूसरी वायर, इसकी लेंथ 2 मीटर है। अब देखते हैं कि अगर लेंथ कम है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पहुँचने में कम टाइम लगेगा, उसको सिर्फ 1 मीटर तक ही स्ट्रगल करना है, उसके बाद वो अपने पॉजिटिव चार्ज के पास पहुँच जाता है। बट अगर वायर लंबी होगी तो इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपने पॉजिटिव चार्ज तक पहुँचने में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, उसको ज़्यादा कोलिजन करने पड़ेंगे, ज़्यादा कोलिजन मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा कोलिजन होंगे, उतने ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है एरिया। एरिया का मीनिंग क्या है, एक तो हमने ये वाली वायर ली जिसका एरिया मान लेते हैं कितना है 1 मीटर स्क्वायर, और एक हमने ये वाली वायर ली जिसका एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। मान लेते हैं कि इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, मान लेते हैं कि इसमें 100 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 100 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उनको कम एरिया के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो कोलिजन भी ज़्यादा होगा, बट यहाँ पे ज़्यादा एरिया के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन अब ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेंगे। मीन्स बीच में क्या होगा, स्पेस खाली होगा। स्पेस खाली मीन्स एरिया ज़्यादा है, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन का कोलिजन भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अब की बार ज़्यादा एरिया में इलेक्ट्रॉन फैले हुए। अब कोलिजन कम है तो रेजिस्टेंस भी कम है, मतलब रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब नेचर ऑफ द वायर के ऊपर कि जो वायर का नेचर है कि वो कंडक्टिंग मटेरियल है, कौन से मटेरियल की वायर बनी हुई है उसके ऊपर डिपेंड किस तरह से करेगा,
उससे पहले हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाई एरिया। हम प्रोपोर्शनैलिटी के सैम्बल को हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास रो लेंथ बाई एरिया। तो ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी, रो इज द रेजिस्टिविटी, और रो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जो ये रेजिस्टिविटी है वही क्या होती है, नेचर ऑफ वायर। मींस जो भी मटेरियल हमने यूज किया है ये रेजिस्टिविटी उसकी वजह से आई है। तो रेजिस्टिविटी कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी सिर्फ नेचर ऑफ वायर पर डिपेंड करती है, और इसके अलावा एक और फैक्टर होगा टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, रेजिस्टिविटी ओनली 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ द वायर एंड द टेम्परेचर। बट जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, एरिया पर भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ वायर पर भी डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ से ये आ गया एक और फॉर्मूला रेजिस्टेंस का। एक फॉर्मूला तो हमने ओह्म्स लॉ से निकाल लिया था, R इज इक्वल टू V बाई आई, और एक फॉर्मूला आ गया रो L बाई ए। तो ये रेजिस्टेंस के 2 फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम G से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और C से भी। बुक के अंदर ये G से मिलेगा, तो हमने कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट किया है G से। ये क्या होता है, G इज इक्वल टू 1 बाई R, मीन्स रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगा। मीन्स कोई भी वायर हमने ली, अगर उसका रेजिस्टेंस बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो उस टाइम पे उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम मतलब रुकावट कम है, रुकावट कम है, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट है ओहम, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओहम इनवर्स, ओहम इनवर्स। अब ओहम इनवर्स को हम क्या लिखेंगे, इसका उल्टा MHO, महो। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो गई, महो, या फिर इसकी एक और यूनिट होती है साइमन, साइमन। तो कंडक्टेंस की यूनिट है महो या फिर साइमन। अब हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा था रेजिस्टिविटी रो, अब रेजिस्टेंस का अपोजिट तो हो गया कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का भी तो अपोजिट कुछ होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, ये रेजिस्टिविटी का अपोजिट होगा। रेजिस्टिविटी को हमने रिप्रेजेंट किया था रो से, तो रो का अपोजिट क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसका दूसरा नाम होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब हम देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए। यहाँ से रो किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस एरिया डिवाइड बाई लेंथ। तो रो की यूनिट क्या हो गई, ओम, एरिया की क्या हो गई, मीटर स्क्वायर, और डिवाइड बाई मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट हो गई ओम मीटर। तो ये तो क्या है, कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी क्या हो गई, इसका अपोजिट। तो यूनिट क्या हो गई, ओम इनवर्स पर मीटर, मीन्स महो पर मीटर या फिर साइमन पर मीटर। ये हो गई कंडक्टिविटी की यूनिट। इसी तरह से हम रो और सिग्मा का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, वो अपना खुद निकाल के देख लेना। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस। ये तो हमने देख लिया था कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर के ऊपर, और रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। मींस रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर हमें क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है कि एक वायर है 1 मीटर की लेंथ है उसकी, तो उस टाइम पे अगर उसकी रेजिस्टिविटी 5 ओम पर मीटर है, अगर हमने वही वायर 2 मीटर की ली होती तो उस टाइम पे रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम मटेरियल की वायर ली है तो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, सेम। क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी डजंट डिपेंड अपॉन द लेंथ और द एरिया, मीन्स डजंट डिपेंड अपॉन द डायमेंशन ऑफ वायर। अब हमने देखा था कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने ये निकाला था ml डिवाइड बाई n ई स्क्वायर टाउ ए। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो यहाँ से हम L बाई ए को अलग ले लेंगे तो क्या बन गया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू m n ई स्क्वायर टाउ, m डिवाइड बाई n ई स्क्वायर टाउ। ये आ गया रेजिस्टिविटी की वैल्यू। अगर हमारे पास m क्या है, मास ऑफ वायर, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और द रिलैक्सेशन टाइम।
तो ये है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। कल के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ, या फिर हम बोलेंगे ये जो आज हमने ओहम्स लॉ पढ़ा है ये ओहम्स लॉ की स्केलर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? स्केलर फॉर्म। और कल हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ।